नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई ने बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दिए नए निर्देश, न्यू डायरेक्शंस फ्रॉम आरबीआई टू बैंक कस्टमर्स। तो आरबीआई जो है हमारे भारत देश का जो है सेंट्रल बैंक है और समय समय पर वह बैंकों को बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर नए नए निर्देश जारी करता रहता है, जिससे कि बैंक ग्राहकों के अकाउंट और उनके पैसों की सुरक्षा बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि जितनी भी बार आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट उपयोग में लाते हैं, उतनी ही बार आप हैकर या फ्रॉड करने वाले को निशाना बनने की संभावना में रहते हैं। कुछ अनाधिकृत ट्रांजैक्शन की शिकायतों का सुनवाई करते समय हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है। तो सन 2016 में बहुत से बैंकों ने कई बार डाटा ब्रीच की शिकायत दर्ज करवाई है। खासकर डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड के मामले में यह शिकायत दर्ज हुई है। यहाँ तक कि वर्ष 2013 में भी कई बैंकों ने कई बार डेटा ब्रीच की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें अधिकतर भारतीय क्रेडिट कार्ड विदेशों की वेबसाइट पर खरीदारी के उपयोग में लाए गए थे। आज भी ऑनलाइन फ्रॉड के ट्रांजैक्शन पता ही नहीं चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बंद ही कर दें, मतलब कि करें ही ना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि ग्राहक के इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित करना बैंक की जिम्मेदारी है। इस निर्देश में भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा। तो आइए इसका मतलब हम समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि तत्काल प्रतिक्रिया करिए। मान लीजिए कि आपके मोबाइल पर बैंक का एक मैसेज मिला कि 25,000 रुपये आपके अकाउंट से निकल गए हैं, जबकि वह ट्रांजैक्शन आपने किया ही नहीं है। आप तत्काल क्या करेंगे? बैंक को फोन करेंगे, ईमेल भेजेंगे या फिर शायद पास की ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज करवा देंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अब बैंकों को फ्रॉड ट्रांजैक्शन की शिकायत करने के लिए और भी तरीके उपलब्ध करवाने होंगे, जिससे कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन की ग्राहक जल्दी से जल्दी शिकायत कर सके। जैसे कि आजकल ट्रांजैक्शन के बाद आपको एकदम से एसएमएस आ जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई चाहता है कि उसी एसएमएस को ग्राहक रिप्लाई कर सके। तो आप जल्दी ही एसएमएस या ईमेल अलर्ट जो बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, और अगर वह ट्रांजैक्शन फ्रॉड है तो आप जल्दी ही उसका रिप्लाई कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी कहा है कि एक सीधा लिंक भी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि किसी भी ग्राहक को अगर शिकायत करनी हो तो वह सीधे उस लिंक पर जाकर शिकायत कर दे, और यह लिंक सीधे बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर अलग से दिखना चाहिए। अभी यह सुविधा किसी भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाना होती है तो आपको वेबसाइट पर जाकर बहुत ढूंढना पड़ता है। रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में कहा है कि ग्राहक को इस तरह की असुविधा का सामना ना हो, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि सभी बैंक अपने कोर बैंकिंग टीम के साथ बैठकर कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करें, जिससे कि अगर ग्राहक कोई भी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसके खाते में यह दर्ज हो जाए। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को कहा है कि सॉफ्टवेयर के बदलाव के लिए उन्हें समय चाहिए। दूसरी चीज है कि समय से शिकायत करें। तो फ्रॉड होने की दिशा में सबसे पहला कदम जो है वो है तो होता है शिकायत करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय से शिकायत से संबंधित भी निर्देश दिए हैं। बैंकों ने कहा है कि अभी भी शिकायत करने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन किसी भी शिकायत के निवारण की समय सीमा उपलब्ध नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि शिकायत के निवारण के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। साथ ही बैंकों को ग्राहक की और अपनी दोनों की जिम्मेदारी भी साफ तौर पर दिखानी चाहिए। अगर कोई अनाधिकृत ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो कि आपने किया ही नहीं है वह आपके खाते में हो जाता है, तो इसके लिए सीधे बैंक ही जिम्मेदार है। यहाँ तक कि अगर ग्राहक इस फ्रॉड की शिकायत बैंक को नहीं भी करता है, इस दशा में ग्राहक की जिम्मेदारी उस अनाधिकृत फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि बैंक को फ्रॉड की गई रकम की भरपाई अपनी जेब से करना होगी। अधिकतर बैंकें फ्रॉड अटैक के लिए बीमा लेती हैं, जैसे कि स्किमिंग इत्यादि, जिससे ग्राहकों की लाइबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर वह समय पर शिकायत कर देता है। तो अगर थर्ड पार्टी के कारण कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, जहां पर ना तो बैंक जिम्मेदार है और ना ही ग्राहक,
लेकिन अगर ग्राहक 3 कार्यकारी दिनों में बैंकों को शिकायत कर देता है, तो ग्राहक को उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के प्रति जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर ग्राहक 3 कार्यकारी दिनों के बाद 4 से 7 कार्यकारी दिनों में शिकायत दर्ज करवाता है, यानी वर्किंग डे में, जो कि बैंकों द्वारा सूचित करने के बाद होता है, मतलब कि अगर आप पहले 3 दिन में करते हैं तो ये आपकी तरफ से होता है, और 3 दिन के बाद में अगर करते हैं तो बैंक खुद आपके ऊपर पास पहुंचती है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जो फ्रॉड हुआ है उससे आपको कुछ वित्तीय नुकसान हो सकता है, पर अगर 7 दिन के बाद शिकायत दर्ज करवाई तब क्या होगा? इस तरीके की शिकायतों में बैंक निर्णय लेगा कि क्या करना है, लेकिन यह नियम अलग-अलग बैंकों को अलग-अलग होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि इस तरीके की सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में दे दी जाए और विज्ञापन करके भी बताई जाए। साथ ही हर खाता धारक को व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी दी जाए। यह समय सीमा उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन शिकायत दर्ज करवाई गई है, और कामकाजी दिनों में जिस शाखा में आपका खाता है उसके कामकाजी दिनों के हिसाब से दिन गिने जाएंगे। मतलब कि कुछ शाखाएं जो होती हैं वो सोमवार को बंद होती हैं, रविवार को खुली रहती हैं, तो उनके वर्किंग डे के हिसाब से गिने जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिया है कि एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद 90 दिनों के भीतर उस शिकायत का निवारण हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है दायित्व। तो फ्रॉड ट्रांजैक्शनों की शिकायत में जहां आप बैंक के साथ वित्तीय घाटा उठाते हैं, मतलब कि यहां आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि आपने शिकायत देरी से दर्ज करवाई है। लेकिन ध्यान रखें, अगर गलती ग्राहक के कारण हुई है तो भी वित्तीय नुकसान हुआ है, और जिसकी शिकायत बैंक को की गई है उसका पूरा नुकसान ग्राहक को उठाना होगा। जैसे कि अगर आपने अपना पिन या पासवर्ड किसी और के साथ शेयर कर लिया और आपका पैसा चोरी हो गया, तो इस केस में पूरा वित्तीय नुकसान आपको ही उठाना होगा। लेकिन एक बार अगर ग्राहक ने इस प्रकार की शिकायत कर दी और उसके बाद फिर से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी बैंक की होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की वित्तीय हानि। तो यह रकम निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का खाता उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका बचत खाता है तो लाइबिलिटी 5,000 रुपए तक रखी गई है। अन्य प्रकार के बचत खातों में या फिर प्रीपेड उत्पादों, गिफ्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिनकी लिमिट 5 लाख रुपए तक है, तो उनकी लाइबिलिटी 10,000 रुपए तक रखी गई है। लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो लाइबिलिटी 25,000 रुपए तक ही वहन करना होगी। लेकिन उस रकम का क्या होगा जिसका नुकसान फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण हुआ है? एक बार अगर आपने बैंक को शिकायत कर दी तो बैंक को उतनी रकम आपके खाते में 10 कार्यकारी दिनों यानी कि वर्किंग डे के अंदर जमा करनी होगी। ये 10 कार्यकारी दिन भी उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन आपने बैंक को शिकायत दर्ज करवाई है। अगर फ्रॉड डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से हुआ है तो यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहक को इतने दिनों का ब्याज का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हुआ है तो ग्राहक को किसी भी तरह के अतिरिक्त ब्याज को नहीं भरना होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर हमारे जीवन में कुछ नया करने पर हम असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम नए कार्य करना छोड़ देते हैं, बल्कि अपने असफल कार्यों से सीखकर नए कार्यों में सावधानी और अतिरिक्त सुरक्षा बरतते हैं और कुछ नियम भी बनाते हैं जिससे असफल होने की परिस्थिति का सामना न करना पड़े। उसी प्रकार से अपने आप को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड से बचने के लिए हमें अतिरिक्त सुरक्षा रखनी होगी। आप ये कैसे करेंगे? अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं तो आपको एसएमएस और ईमेल अलर्ट के लिए पंजीकृत करना चाहिए। ये सबसे सरल तरीका है। इसके लिए शायद 25 रुपए प्लस सर्विस टैक्स अब जीएसटी लगने लगा है। अगर आपके खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपकी जानकारी तत्काल ही एसएमएस या ईमेल अलर्ट से आपको मिल जाती है और आप तत्काल ही बैंकों को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब आप बैंक को शिकायत दर्ज करवाते हैं, बैंकें जो हैं समय और दिनांक जिसे कि टाइम स्टैम्प कहा जाता है वह भी दर्ज करती हैं, जो कि आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी बाद में यह निर्णय लेने के काम आती है। तो आपका दायित्व तो है कि आपकी तरफ से शिकायत करने में देरी ना हो। जैसे ही फ्रॉड हो आप तत्काल जो है रिपोर्ट कर दें।
जब भी आपके मोबाइल पर एसएमएस आए तो तत्काल उसको देख ले कि कहीं बैंक से तो कोई एसएमएस नहीं है। अगर किसी भी एसएमएस को नजरअंदाज किया तो इसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी पर क्लिक करके अगर आप को नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है, हिंदी में इतनी जानकारी दे रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप पर इसका जो लिंक है वो कॉपी करके अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे उनको भी हिंदी में इन वित्तीय जानकारी के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।